आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। साथियों, आज हमारे दरमियान जो मेहमान हैं, वो इस तरह से बेहद ख़ास हैं, बहुत ही विशिष्ट हैं कि वो हिंदुस्तान के एक बहुत ही मशहूर और मारूफ पुलिस ऑफिसर रह के भारत सरकार की सेवा देते रहे हैं और साथ ही साथ वो लॉ के एक डॉक्टरेट किए हुए शोधार्थी रह चुके हैं, रिसर्च स्कॉलर रह चुके हैं और हिंदुस्तान की बेहद ही प्रतिष्ठित और बहुत ही रिप्यूटेड लॉ इंस्टीट्यूट से उन्होंने पीएचडी की है, डॉक्टरेट की है। और कल हम लोग एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम में उनकी एक बहुत मशहूर किताब, जिस पर बहुत सारी बातें कल आपके साथ होनी हैं, सो मैं विदाउट एनी रिविलेशन और उस किताब के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करूँगा। बस ये एक प्रिल्यूड है, एक परिचय है, एक आम सी गुफ्तगू है कि हम आपकी मुलाकात डॉक्टर अमर कुमार पांडे जी, जो बहुत ही सीनियर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। ही वाज फॉर्मर डीजीपी कर्नाटका स्टेट, वो हमारे साथ हैं। मैं अपने साथी डॉक्टर सहर जैदी साहिबा के साथ जामिया हमदर्द के बिहाफ पे और तमाम फ्रेटर्निटी ऑफ जामिया हमदर्द की तरफ से आपका सर स्वागत करते हैं और इस्तकबाल बहुत बहुत करते हैं धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपकी आमद, आपका आगमन हमारे लिए न सिर्फ सौभाग्यवान रहा है, बल्कि आपने थोड़ा वक्त जामिया हमदर्द में गुजारा है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि आपसे प्रश्न पूछा जाना तो इतना आसान नहीं हम लोगों के लिए, बिकॉज वी बिलोंग टू मेडिसिन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेस। लेकिन लिटरेचर में चूंकि आपका शौक रहा है, तो थोड़ा सा क्या मैं आपकी जीवन यात्रा के बारे में कुछ जान सकता हूँ? आपका जन्म कहाँ हुआ और तालीम कहाँ से हुई? फिर what was the thing which motivated you to join police academy or becoming a cop of India? So उस पे सर आप कुछ बातचीत करें हमसे। सवाल आपका छोटा है लेकिन इसका जवाब बहुत बड़ा होने वाला है। जी। तो मेरा जन्म तो बिहार राज्य में भागलपुर जिले में हुआ। वहीं पास में एक छोटा सा गांव है मकससपुर, हम्म। वहीं का निवासी हूँ मैं। हम्म। लेकिन स्कूली शिक्षा पिताजी नौकरी में रहने की वजह से स्कूली शिक्षा मेरी बोकारो स्टील सिटी में हुई के। और वहाँ के हाई स्कूल सेक्टर 3 से मैट्रिकुलेशन करने के बाद मैंने थोड़े दिन हज़ारीबाग, फिर थोड़े दिन रांची में पढ़ाई की और ग्रेजुएशन के लिए मैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गया था। यहाँ पे हंसराज कॉलेज में मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में दाखिला लिया। वहाँ से ऑनर्स करने के बाद एक और जगह है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम ज्वाइन किया एमए इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक्स में एमए करने के बाद फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की और साथ साथ लॉ भी कर रहा ओके, था। परसू करते रहे जी। लॉ। तो लॉ देने के दरमियान ही मेरा सिलेक्शन पुलिस सर्विस में हो गया और उसके बाद ट्रेनिंग में हम जाते हैं मसूरी थोड़े दिनों के लिए। फिर हमारा कार्डर अलॉट होता है, तो चॉइस तो नहीं रहती है। तो मेरा जो कार्डर अलॉटमेंट आया वो कर्नाटका, कर्नाटक। दक्षिण भारत में कर्नाटका राज्य में मेरा कार्डर आया। तब से मैंने कर्नाटक में ही सर्विस की और बीच में 2 बार मुझे यूनाइटेड नेशंस में पीस कीपिंग ऑपरेशंस में मुझे काम करने का मौका मिला। तो एक बार मैं बॉस्निया हर्ज़ेगोविना में वहाँ ह्यूमन राइट्स के चीफ के बतौर वहाँ काम किया मैंने। और क्षमा चाहता हूँ सर, बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो जो आपने बोस्निया हर्ज़गोविना का नाम लिया, सो क्या ये उस टाइम की बात है जब वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा था? तो बॉस्निया हर्ज़ेगोविना में आपको पता होगा कि बॉस्निया यूगोस्लाविया का एक हिस्सा हुआ हुआ करता करता था था, बिल्कुल। और वहाँ पे कुछ वजह से हम्म। बेसिकली कह सकते हैं हम कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह से उस देश को बहुत कुछ देखना पड़ा और आपसी रंजिश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी लोगों में।
जिसकी वजह से देश पूरा टूट भी गया एक्चुअली। और उसमें एक जो हिस्सा था बॉस्निया हर्जेगोविना का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ा कहने का मतलब है कि वहाँ बहुत निर्दोष लोग मारे गए, और वहाँ बहुत लोग शरणार्थी बनना पड़ा, उनको रिफ्यूजी बनना पड़ा, और अपने देश का प्रोटेक्शन नहीं मिलने की वजह से उनको दूसरे देशों में जा कर के शरण लेनी पड़ी। और उस समय का माहौल बड़ा दर्दनाक माहौल था बॉस्निया का, वो अर्ली 90s का। अर्ली 90s। हाँ, तो हम जब गए तो जब वहाँ पे उनकी पीस एग्रीमेंट हो गई थी, एक डेटन पीस एग्रीमेंट नाम से, वहाँ पे पीस एग्रीमेंट होने की वजह से जब शांति की बहाली हो रही थी, तो उस प्रोसेस के दरमियान यूनाइटेड नेशंस के तहत विश्व के तमाम देश से जो भी एक्सपर्ट्स जिस फील्ड के रहे, उनको वहाँ पे भेजा जा रहा था, जिससे फिर से बॉस्निया हर्जेगोविना को अपने पाँव पे खड़ा होने में मदद की जा सके। और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो प्रयास हुआ, उस प्रयास का एक छोटा सा हिस्सा भारत भी रहा है। भारत तो बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, बहुत बड़े मायने में कंट्रीब्यूशन किया है। तो उस ऑपरेशन में एक अत्यंत समझिए कि बहुत ही बहुत छोटा सा रोल मुझे भी करने का मौका मिला। ये तो सर आपकी इंकसारी है, क्योंकि आप एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो जो मिशन आपको अलॉट किया गया है वो जाहिर है कि इट वुड हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल, और उसको आपने बखूबी अंजाम दिया, जिसको स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने आपको बहुत सारे एजाज़ात से, ऑनर्स से नवाजा। एक सवाल यहाँ पे आता है सर कि जो कल किताब जिसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, अपने छात्रों को इनवाइट करेंगे कि वो अपने ख्यालात से आपसे इंटरेक्ट करें और आपको सुने। जब हम आपके बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें आया कि द डॉन्स नेमेसिस से पहले भी आपने एक किताब लिखी है। सो क्या आप उस किताब के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, तो जब मैं बॉस्निया से लौट के आया तो वहाँ शरणार्थियों की जो सिचुएशन मैंने देखी, जिस तकलीफ में वो थे वहाँ पे, उसने मेरे ऊपर बड़ा गहरा इम्पैक्ट डाला। और फिर मैं इस विषय को जानने के लिए मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ाई कर रहा था तो मुझे लगा कि ये हमारे ह्यूमैनिटेरियन एग्जिस्टेंस का एक बड़ा ही मार्मिक पहलू है, और इसके बारे में हमें और ज़्यादा जानना चाहिए। तो मैंने नेशनल लॉ स्कूल है बेंगलोर में, वहाँ मैंने पीएचडी के लिए एनरोल कराया अपने आप को। और वहाँ से फिर कुछ वर्षों की मेहनत के बाद, क्योंकि काम के साथ साथ मुझे पढ़ाई भी करनी थी, तो इतना आसान नहीं था मेरे लिए। लेकिन पढ़ाई करने के बाद जब वो, तो वहाँ उसका मेरे पीएचडी का सब्जेक्ट भी यही रहा। अच्छा। कि शरणार्थियों को वापस कैसे उनके देश में वापस ला करके, और जिस वजह से उनको डिस्प्लेस होना पड़ा था, उन परिस्थितियों को हटा करके उनको फिर से वापस हम कैसे उस परिवेश में ला करके उनको फिर से एक मिलने जुलने का एक जो जैसा वो पहले थे, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, ये सब एक तरह का रिहेबिलिटेशन कैसे किया जा सकता है, वो आपका शोध एरिया रहा। रिहेबिलिटेशन से ज्यादा मैं इसको कहूंगा कि वो फिर से अपने आप को उस देश का हिस्सा मानने लगे, और उनको कभी ऐसा ना लगे कि कभी किसी वजह से उनको जाना पड़ा था। तो वो जो दर्द का हिस्सा था उसको कैसे मिटाया जा सके, उस बहुत गहरे पहलू पे मैंने, मेरी पीएचडी का थीसिस रहा उस पे। तो और इस सब्जेक्ट में, इसमें बाद में मुझे एक और जगह जाने का मौका मिला, अफ्रीका में, सिएरा लियोन में। तो सिएरा लियोन में भी, वहाँ भी बहुत खराब परिस्थिति थी। तो इन दोनों देशों को मिला करके मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। और इस पीएचडी में जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें मैंने एक मॉडल देने का प्रयास किया। और ये मॉडल ऐसा है कि अगर हम उस मॉडल को फॉलो करें तो बहुत समय
और रिसोर्सेज बचाते हुए हम्म। हम लोगों को फिर से उनकी जगह में स्थापित करने में मददगार होगा। ऐसा एक मॉडल मैंने अपनी तरफ से बना के दिया। अब मैं अपने साथी डॉक्टर सहर जैदी से चाहूँगा कि वो कुछ सवाल करें। सर, हमने आपकी अब जो ये नई किताब आई है डॉन्स नेमेसिस, उसको पढ़ा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इनफैक्ट एवरी चैप्टर, एवरी पेज इज वेरी इंटरेस्टिंग, एवरी मूव इज taking us to the next step. So can you guide us through the book, that what are the main time points of the book, that what are the main terms, or you can say the main um, points where you have achieved some kind of new achievements or new discoveries in that case? Yeah, it was a very interesting. Basically, you know that it's a professional work which was assigned to me, and when I understood the circumstances, then it was obvious that the assignment was not easy for me. So, or for anybody for that For any- matter. Right. So the first thing was to find my own bearings as to how what are the main theme around which I should build up my work, because there was absolute blank all around, and I started from that blank. And with my experience and with my learning and lot of research, you must have read in the book that the first chapter is all about the detailed research that I put my efforts into, basically to cut the long story short, idea was to know the man whom I was assigned to search and locate, and then know about him, then find about where he could be, and who he could be, and then how to get him. So these basic steps were very critical. The first was to know him because nobody knew about him. Initially, you've written about, you took a lot of time to research about his identity only, because he was undercover for a very, very long time. He was absolutely vanished since 1994. Yes. Nobody knew him. Even his co-mates also didn't know where he was. So I'm sure it must have been very difficult. It was very difficult because he had mastered certain part of technology of communication through which he could give an impression that he's in different places at the same time, you know. So that's the term called bouncing the calls, etc. So nowadays people are aware, but when he was active and he was actually doing it, we didn't have the technology to crack it as to where exactly he could be. So all the time he kept the law enforcement agencies guessing about his existence. And sometimes what happens if a criminal is a he has acquired a big stature, then many minions, the smaller ones, they try to take advantage and take his name. So we didn't really know that is he actually he is doing it or somebody else is doing on his behalf, and lot of questions were there around You have him. also written Yeah. that it was not even sure that whether he actually existed or it was just. Yeah, he was some kind of a ghost, kind of a game being played, and he was into the thick of India's underworld. And you know, India's underworld has been very, very violent and very aggressive on society, on people, and he was a very active part of that. And so one didn't really know that he actually exists or he's dead or somebody else is using his name and doing it. So a lot of questions were there, and I had to find answers to each of these questions. Yeah. सो ये अमूमन ये संभावना होती है कि सर जो हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं दे हैव मल्टीपल फेसेस, सो कई बार दे बिहेव लाइक अ घोस्ट, कई बार कोई नहीं जानता कि वो कौन है, बट वो हमारे साथ ही होते हैं कई बार। सो इस जर्नी में आपको भी कई बार एहसास हुआ होगा, और हो सकता है कि जब आप उनके साथ इंटरैक्ट करते हो तो आपने कभी ऐसा महसूस किया हो कि उनकी पर्सनालिटी में
चाहे वो विकृत ही हो व्यक्तित्व, तो उसमें कहीं आपको लगता था कि वो लोग भी कुछ इंसानी जो जज्बात हैं, कैफियत हैं, जो भावनाएं हैं, उनमें पाई जाती है? हाँ, ये आपने ना बड़ा अच्छा सवाल किया मुझे है लगता ये है कि ये सवाल होगा। हाँ कि कितना भी बड़ा वो शातिर हो, हम्म, गलत रास्ते पे बहुत आगे निकल चुका हो, लेकिन कुछ ऐसा उसका एक हिस्सा, उसका एक पहलू रहता है जो जो उसको इंसान की तरह मतलब दिखाने में मदद करता है। तो ऐसे पहलू तो रहते ही हैं, क्योंकि कितना भी खतरनाक अपराधी हो, है तो इंसान ही। और हमारा जो इंसानी जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं तो बाहर निकलता है। रिफ्लेक्ट होता है। तो जैसा उसका इमेज रहा, जब तक मैंने उसको पकड़ा नहीं था, और जैसे उसके कारनामे थे, तो उसको देख करके तो ऐसा ही लगता था कि कोई बहुत ही बड़ा खतरनाक अपराधी खूंखार है और खूंखार। और वो था भी, क्योंकि आप उसकी फहरिस्त पढ़ेंगे कितने लोगों क्राइम, को उसने बिल्कुल। मौत के घाट उतार दिया, और कितने लोगों के साथ उसने नाइंसाफी की, कितने लोगों से उसने धमकियां दे करके कैसे कैसे, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब एक दो चीजें जो उसके इंसानी पहलू को भी उजागर करती हैं, तो अ, मैं उसको लेकर के आ रहा था अफ्रीका से। तो मैंने सोचा कुछ बातें करते हैं। इनफैक्ट वो जरा अनकंफर्टेबल भी था, क्योंकि हमारे जो टीम में एक दो लोग थे वो ज़्यादा उनको एक्साइटमेंट था कि इसको जल्दी कुछ पूछें, और ये तो घबरा भी रहा था। तो मैंने उस चीज़ को समझा, और मैंने फिर मैं ही बैठा उसके बगल में, और ऐसी बात करने लगा कि बताओ अपने बारे में, कैसे इस जगह पे आ गए, इतने दूर आ गए। तब उसने एक दो चीज़ें बताई, तो जिससे लगा कि अभी बंदा पूरी तरह से हैवान नहीं है, थोड़ी वहां तक नहीं इंसानियत, जा सका हाँ जहां थोड़ी वापस इंसानियत पॉइंट बची ऑफ हुई नो है। रिटर्न तक। हाँ। जब उसके आंखों में मैंने आंसू देखे, मैंने पूछा क्या बात है, सब ठीक है, क्यों रो रहे हो तुम? बोला नहीं सर, परिवार की याद आ रही है। तो परिवार एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान जुड़ा रहता है बहुत अलग तरीके से, और उसके सबसे गहरे दुख के समय उसको परिवार की याद आती है। तो वो दिखाता है कि थोड़ा इंसान जिंदा है अभी। और एक दो और भी चीज़ें थी। जब उसने मुझसे पूछा कि साहब आपने मुझे कैसे पकड़ा, आज तक तो मुझे कोई नहीं पकड़ पाया इतने सालों में। तो जब मैंने उसे बताया कि भाई मैंने नहीं पकड़ा तुम्हें, तुम्हें ऊपर वाले ने पकड़ा है, और तुम इतने दिनों से तुम्हारा घोड़ा, घोड़ा मतलब वो अंडरवर्ल्ड की लैंग्वेज में घोड़ा ट्रिगर को बोलते हैं, ट्रिगर, हाँ। बंदूक का जो ट्रिगर रहता है। तो हमने कहा तुम्हारा घोड़ा इतने दिनों से चल रहा था क्योंकि घोड़े का जो स्प्रिंग है वो टाइट रहता है ना, तो लूज हो चाबी गया। लगी रहती है तो टाइट रहता है तो काम करता है। अभी वो ऊपर वाले ने उसको ढीला कर दिया तो तुम अंदर आ गए, पकड़े गए। तो अब छोड़ो ये सब, बाकी समय अपना भगवान को याद करके बिताओ। जी सर। तो उसने कहा हाँ साहब। तो एक और सवाल सर, सवाल तो नहीं है, ये मेरा अपना परसेप्शन है कि आपकी शख्सियत को देख के लगता है कि आपके अंदर एक शायर या एक कवि जैसा भी कोई व्यक्तित्व बैठा हुआ है। क्या आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर ये जो आप प्रोफेशनल चीजें करते करते भी आपको लगा कि आपके अंदर जो शायर है वो थोड़ा बेचैन आपको कर रहा है? इस तरह से आपने कुछ क्रिएट किया? अब आपने ना ऐसे दिल की बात कह दी हाँ, अभी। मुझे लग ये रहा था कि सर ये ये एलिमेंट जरूर है आपकी देखिए, शख्सियत हम में। तो पहले जो भी पढ़ाई वगैरह की, बाद में मैं पुलिस वाला बन गया। हम्म। पुलिस वाले की ज़िंदगी तो आप जानते हैं, हमेशा बहुत कठिनाइयों की ज़िंदगी है। और जो इंसान का जो सबसे अच्छा पल और सबसे बुरा पल जो होता है, उसके साथ हमारा साक्षात्कार बहुत करीब का रहता है, हम रोज देखते हैं उन चीज़ों को। तो वो देखते देखते तो इसका असर तो पड़ता ही है पर्सनालिटी पे, पर्सन के ऊपर, उसकी सोच के ऊपर। लेकिन बड़ी मुश्किल से तो लेखक बना मैं। लेकिन इच्छा
है दबी हुई कहीं कि कभी एक कवि या शायर जैसा कुछ बनूं, लेकिन उसके आसार उतने अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं नहीं, अभी कुछ तो सर क्रिएट किया होगा आपने, एक नहीं दो आ लाइनें ही। नहीं ऐसे ही अब जो 2 किताबें लिखी हैं उसी में उसी में लगता है। सारी कविता भी है, शब्दों का जो आपने खेल एक पोएटिक सेंस में उसके साथ करने की कोशिश की है, ये तो मुझे अंदाजा है। हमारे साथी का एक सवाल था आपके यहाँ आने से पहले, जो ये खुद पूछना चाहेंगी। जैसे आपने जिक्र किया कि पुलिस वालों की एक प्रोफेशनल लाइफ है और एक फैमिली लाइफ है, सो उससे जुड़ा हुआ एक सवाल हमारे साथी के पास था, तो मैं चाहूँगा कि वो आपसे पूछें। सर, आई वाज क्यूरियस टू नो कि आप लोग मतलब जैसे फिल्म स्टार्स होते हैं, उनकी एक लाइफ है, डॉक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, उन सबकी काफ़ी लाइमलाइट में रहती है, वो जो भी उनके अचीवमेंट्स हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। तो आप लोगों की भी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है, जिसमें आपकी ड्यूटी जो है वो सुप्रीम है, इट इज़ द हाईएस्ट, राइट? बट समवेयर और द अदर देयर इज दिस फियर दैट the life is at stake because you are dealing with such high-end people, high-end criminals also. So at times, how do you balance your duty and your love for family and your emotions and everything? How do you balance that? Yeah. So it's as you rightly said, it's been a challenging life for any police officer, and much less for the officers. It's far more challenging as you go down the ranks. So, our constables, constabulary, the lowest functionaries, their life is even far more challenging and far more vulnerable and exposed to difficulties. And when we look at them and see their commitment and dedication, then we get inspired by their commitment and dedication. This common people may not find very easy to accept, but the fact is that in police service, the officers get their motivation and inspiration from their ranks, what they go through, and they don't bother about it. Their families are more exposed, more vulnerable. So when they are so brave and courageous, that inspires officers. And seeing them, we also feel, of course, an IPS officer's life is little better protected under the provisions of the government and the constitution, and so many things are there. Nevertheless, fear is also there, but ultimately we leave everything in the hands of God, and we do our duty without unflinchingly and with all commitments and dedication. So somehow God gets us into the situation, and then He only shows us the way to deal with it. I can, Absolutely, sir. in short, I can That say makes all that. of us proud of Yeah, the entire police service. yeah. हाँ जी सर, हाँ। बाकी तो उस किताब के बारे में कल हम लोग आपसे बहुत डिटेल में सुनेंगे। साथियों, आज जो हमारे ख़ास मेहमान हैं, डॉक्टर अमर कुमार पांडे जी, सीनियर IPS ऑफिसर, ऑथर ऑफ 2 बुक्स, and he was awarded by the state government and from uh, honorable president of our country for rendering his services to the nation. सो आज की गुफ्तगू हम यहीं तमाम करेंगे एक अहमद फराज साहब के एक शेर के साथ कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले, आपकी नजर है सर, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ये सच है चलो बात करके देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं। आप सभी से दरख्वास्त है, सभी से गुजारिश है कि एक बहुत ही अहम और अपनी तरह का एक डिस्कशन कल हम आपके सामने, बातचीत का सिलसिला आपके सामने लेके आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर हमारे मेहमान को जो बहुत ही ख़ास हैं, आप उनसे बातचीत करें, उनको सुने। जय हिंद।